प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आएगा प्रश्न है तो। आगे प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ है। अर्थात कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर ये भारत का नक्शा अगर बन जाती है तो देख लेंगे, अगर ये अपना भारत यहाँ से बन जाता है तो उस कंडीशंस में इस भारत के लिए इधर वाली और नीचे की जो क्षेत्र बन करके आती है इधर वाली, इसके जो विस्तार होती है उसको अक्षांशीय विस्तार के नाम से जानते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, याद रखिएगा। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 होता है पूर्वी देशांतर में। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय होती है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आने वाला देश है। भारत का क्षेत्रफल जो होगा वो कुल मिलाकर के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद कीजिएगा, आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो होती है वह 3214 किलोमीटर है, जबकि जो इसकी चौड़ाई है उसकी 2933 किलोमीटर है। इसमें पूछा जा सकता है कि इसका अंतर कितना है, तो भारत अगर हम लोग बना सकते हैं ऐसे, तो ये उत्तर से दक्षिण जो है यह भारत जो है लंबा है और चौड़ाई जो है इसकी तुलना में कम है। यह एक प्रकार की चतुष्कोणीय देश है और यह लैंड है। इसका 3214 किलोमीटर लंबाई, 33 किलोमीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी, याद रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर ये भारत है तो और उसके बाद यहाँ से आकर के ये जो चीज़ें आगे निकली रहती है, एक बार और फिर से हम लोग बना लेते हैं। अगर यह भारत की अगर नक्शे हो जाएं और इस तरीके से अगर हम लोग लेकर के आएँ तो ये जो यहाँ से गुजरात से होती हुई जो स्थान है इसको स्थलीय सीमा कहते हैं। इसका पूरा मान 15,200 किलोमीटर है, जबकि इधर वाला क्षेत्र जो ऐसे आता है ये अरब सागर और ये क्या होता है बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, इसको टोटल हम लोग लेकर के आएँ तो उसका मान 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। अगर दोनों को अगर यहाँ महाद्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वीप जो हैं वो कुछ बंगाल की खाड़ी में है, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह है, इधर लक्षद्वीप और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली इत्यादि है। तो इन सबको अगर जोड़ दे तो कुल मिलाकर के भारत की तट रेखा पहले से कितना हो जाएगा? 6100, और फिर उसमें और जोड़ दे सभी क्षेत्रों को लेकर के तो 7516.5 किलोमीटर हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% भारत के पास कुल विश्व के लैंड जो है वो उपस्थित है। आगे है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य जो है समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं, तो याद रखिएगा। और 9 राज्यों में सबसे पहले गुजरात जो है उसकी तट रेखा सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी कुल मिलाकर के अगर भारत के नक्शा को अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद इधर उड़ीसा हो जाता है और यहाँ पर बगल में पश्चिम बंगाल होता है। ऐसे कुल मिलाकर के तटीय भाग से सटने वाले कुल राज्यों की संख्या भारत की 9 है, याद रखिएगा। किस राज्य में की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होती है भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती हुई आगे निकलती है। भारत के कितने राज्यों कर्क रेखा से गुजरती है? तो 8 राज्य जो है भारत के कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। इसको याद रखने का तरीका गमछा झार मित्र पर ऐसा आप करके देखिएगा तो गुजरात और म से इस तरीके से गुजरात और ये सभी मध्य प्रदेश, झारखंड ये सभी आ जाएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, जो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और उसके बाद यहाँ पर अगर कह दिया जाए तो कन्याकुमारी है, केप कैमोरियन भी इसको कहते हैं। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल, ये जो कि लेह लद्दाख की तरफ पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर इसका आंसर हुआ करता था। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट में कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये उपस्थित है। भारत की मुख्य भूमि जो है देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के से कौन अलग करता है? पंबन चैनल जो होती है भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग की जाती है। आगे प्रश्न है कि आदम का पुल यानी कि आदम्स ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में। दीव, यह एक द्वीप है जो कहाँ है? गुजरात तट के करीब है। तो याद रखिए गुजरात यहाँ पर पड़ता है, यहीं के तट के नज़दीक से दीव है और दमन वहाँ पर दिखाई देता होगा आपको। आगे प्रश्न है कि डंकन पास यानी कि डंकन पास किसके बीच में उपस्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं निकोबार में, छोटा अंडमान में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि जो होती है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा
बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत होती है? गोवा से दमन तक। याद रखिएगा, कोंकण जो तट है वह गोवा से कहाँ तक आपको दमन तक फैली होती है, उसको कोंकण तट कहते हैं। तो प्रश्न याद रखिएगा, कोंकण तट जो होता है वह कहाँ से है? तो कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक, ठीक उसके नीचे मलाबार आ जाता है। और अगर बंगाल की खाड़ी वाला आ जाए तो हम लोग कोरोमंडल तट इसको कहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बस इसको रिवाइज अब करते जाना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको बने होंगे और जैसे ही आपके पास से ऑप्शंस आएंगे आप फटाक से उसका आंसर कर दीजिएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? भूटान। और भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट इसको बोलते हैं पूर्वी को, पश्चिमी को मालाबार, या फिर उसके बाद हमने बता दिया उसके बारे में। आगे प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। आगे बढ़ते चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी की सजा जो जिनके भी होते थे वो अंडमान निकोबार की जेलों में उनको बंद रहना पड़ता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। और कौन सा द्वीपीय भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीपीय भारत और श्रीलंका के मध्य उपस्थित है? रामेश्वरम। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल उपस्थित है। भारत की सबसे बड़ी थार ये मरुस्थल यही है जो कि राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का नाम जो है दक्षिण गंगोत्री है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि अब तो भूगोल होने जा रहा है, इसके बाद अब और कौन सी कठिनाई है, किस टॉपिक पर हमको वीडियो बना देना चाहिए, या फिर रिवीजन करना शुरू कर दिया जाए। तो रिवाइज क्वेश्चनों को हम लाना शुरू कर देंगे, जिसमें आपकी क्षमता का भी पता चलेगा कि आप कितना तैयार हो चुके हैं, और कोई कमी होगी तो उसको सुधार भी करते चलेंगे आप। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी का नाम दिया जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी का नाम दिया जाता है। काला पानी आप समझते हैं अंडमान निकोबार। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। और कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु समझ में आ रही होंगी। ये सभी क्वेश्चंस बस दिमाग में सेट करने हैं, एग्जाम्स में जैसे ही क्वेश्चंस मिले छोड़ना नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिन पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। तो भारत में एकमात्र शीत मरुस्थल है, उसका नाम लद्दाख होगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है प्रश्न कहता है कि भारत अवस्थित अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री इतने होते हैं, तथा दक्षांतर जो देशांतर रेखाएं हैं 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व तक होती है। आगे है भारत की किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट उपस्थित है, इसको पहले भी बता दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इसको पढ़े रहिएगा ना, तो फिर जब मैं रिवाइज कराऊंगा और उस समय एमसीक्यू जो मैं कराऊंगा आपसे रिवाइज वाला, तो उसमें आप खटाखट इसको आंसर करते चलिएगा, मजा आ जाएगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिन जॉन रेडक्लिफ, इसलिए उसको रेडक्लिफ नाम दिया गया है। कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा भी पड़ा। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच में बनती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन भारत अफगानिस्तान भी पूछ दे तो डुरंड रेखा ही कहेंगे। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह में भारत में जो है बैरन ज्वालामुखी उपस्थित है। कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में गुजरात में। 2 घंटे का लगभग अंतर होता है यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त में। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों की से घिरी हुई है? तो भारत की जो एक छोटा सा प्रदेश है जिसका नाम है सिक्किम, यह नेपाल से, भूटान से और चीन, ये तीनों से झुक करके ऐसे बना हुआ है। इधर से नेपाल से, इधर से भूटान से और ऊपर वाले से चीन से, यह सिक्किम की तरफ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन पूछता है तो इससे आगे कुछ पूछने वाला है नहीं, और आप इसको लगातार 2-3 बार देख लीजिएगा तो कुछ दिक्कत होने वाला भी नहीं है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। अगले कंटेंट में देखेंगे भारत के पर्वतों को। तो भारत के पर्वत को अब आराम से देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। तो हिमालय जो है वलित पर्वत का एक प्रमुख प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? गार्डविन ऑस्टिन, जिसको केटू गार्डविन भी कहते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। और भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय के पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी उपस्थित है, ध्यान रखे रखिएगा। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ उपस्थित है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गार्डविन अस्टीन जो है संसार की दूसरी पर्वत चोटी है। आप सभी जानते हैं एवरेस्ट जो है प्रथम पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। काली एवं निस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सही आंसर है नेपाल एवं हिमालय। नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा भी कहते हैं, या यूँ कहे कि हिमालय को लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहता है? तो इसको फग्याल या बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। एक बार फिर से, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जानेंगे? बुग्याल एवं पयार के नाम से जानते हैं। आगे है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र से मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून इसको कहा जाता है। हिमालय लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसको हम लोग मर्ग कहते हैं। एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी की चोटी है, कुमायूं हिमालय का एक भाग है। आप देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी वीडियो, सभी सिलेबस से जितने भी वीडियो हो सकते हैं सभी को लगभग अपलोड कर दिया गया है। बाकी एक दिन, 1 से 2 दिन और दे दीजिए, बाकी खत्म। उसके बाद लगातार जो 15 दिन बचेगा उसमें लगातार सेट चलेगा और इस तरीके से आपकी तैयारियाँ संपूर्ण हो जाएगी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। आर्कान योमा कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार याद रखिएगा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच उपस्थित है? तो धौलाधरा एवं पीर पंजाल। तो याद रखेंगे धौलाधर और उसके बाद तथा पीर पंजाल के बीच में उपस्थित रहने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको कुल्ली घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। और अरावली की सबसे जो पुरानी चोटी है उसको हम लोग गोरी शिखर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। अजंता जो है वह पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में सिर्फ फैली हुई है। आगे देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलित वर्तमाला कौन सी है? तो सही आंसर है ये अरावली। जबकि नवीन जो है वो वलित वो कौन सा है? हिमालय है। अरावली प्राचीन जब कह देगा तो अरावली कहिएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, तुरंत बताया। पश्चिम घाटी क्या है? एक भ्रंश कगार है जिसको हम लोग पश्चिमी घाटी के नाम से जानते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी इसका सही आंसर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान क्या होती है? इसको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आगे है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो याद रखें कोडेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कोडेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में। और गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन है? खासी, पटकोई एवं अरनाकोयम। याद रखेंगे अर्कानयोमा। भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत खासी, पटकोई और उसके बाद अर्कानयोमा इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। और धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ उपस्थित है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4848। फिलहाल में कहा गया था कि 4849 हो गया है, तो याद रखेंगे 4848 करेंगे आप। उसके बाद है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी में। किस राज्य में? सबरीमाला स्थित है केरल में। और गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में गुरु शिखर जो है वह चोटी उपस्थित है।
शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ये नामचा बारवा। याद रखें कि हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? नामचा बारवा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, नामचा बारवा हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित है? नर्मदा और ताप्ती। और उन किन दो नदियों के बीच में सतपुड़ा पहाड़ियाँ उपस्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार में उपस्थित रहने वाली सबसे जो बड़ी चोटी है या अधिक ऊंचाई पर जो चोटी है उसका नाम सैडल पीक हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अब हम देखने जा रहे हैं भारत के पर्वतीय दर्रे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे वही चीज़ें होती हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में संकीर्ण रूप से कट करके निकलती है, एक रास्ते की तरह जाती है, उसको दर्रा कहते हैं। याद रखिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा। याद रखिए, आर्य लोग भारत में किस दर्रा से होकर के भारत में आए थे? खैबर दर्रा उसका सही आंसर होगा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। हम एक भी क्वेश्चन सोचेंगे कि छूट ना पाए, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे भूगोल से हमने निकालने की कोशिश किया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी है? सीपीकला। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो सीपीकला किस राज्य में उपस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में उपस्थित है? अरावली। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों में जोड़ती है? तो केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ती है? म्यांमार को। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में नाथुला दर्रा उपस्थित है। आगे क्वेश्चन है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर होगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, और यह लद्दाख को लेह को जोड़ती है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला। याद रखेंगे नाथुला और जेलेपला जो है वह सिक्किम राज्य में उपस्थित है। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर होगा। तो जम्मू से श्रीनगर जम्मू से श्रीनगर होकर के गुजरने वाला बनिहाल होता है। आगे है टैगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जुड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इसी से जो है आर्य हमारे देश में प्रवेश किए थे, अभी तुरंत इसके बारे में बताया गया है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। पालघाट किनके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। आगे बढ़ते चलते हैं। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा बाराला और उसका पाचाला सिपिला है। हिमाचल प्रदेश में बाराला, पाचाला या फिर सिपिकिला उपस्थित है। दर्रे के बाद आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर कंटेंट की तरफ। दोस्त अब देखने जा रहे हैं भारत की नदियाँ। हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हिमालय से उस पार की नदियां हैं जो आपको उम्मीद कर सकते हैं चाइना वाले क्षेत्र से। तो हिमालय पार की नदियां निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे बिंदु है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाएगी? मेघना इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर के जो है बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है, और तिब्बत से क्यों निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? आगे बढ़ते चलते हैं, जहाँ पर इसको सांगपो भी कहा जाता है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। दक्षिण से उत्तर की तरफ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी है? कोसी। और कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती थी? कोसी। तो कोसी का पुराना नाम क्या है? अरुण नदी भी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है? महानदी को। उड़ीसा का शोक जो कहा जाती है वो महानदी को कहा जाता है। और आपको पता है कि इसी पर हीराकुंड बांध उपस्थित है। इंदौर के समीप स्थित रहने वाली जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिल धारा उसके बाद जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि कौन सी नदी ज्वारांतमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। तो कौन सी नदी ज्वारांतमुख का निर्माण भी करती है? नर्मदा। महानदी नर्मदा तथा 100 नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। महानदी हो जाए, नर्मदा हो जाए, या फिर उसके बाद आपके पास सोन, ये सभी के सभी जो है आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी के 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली जो नदी है उसका नाम नर्मदा है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में, इसलिए इसको लंबाई के आधार पर भारत की क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की नदी कही जाती है, लेकिन वहीं पर कावेरी जो होगा वह शुद्धता के हिसाब से यह गंगा का स्थान लेती है। किस नदी को या किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकम गांव से। त्र्यंबकम गांव से जो है गोदावरी नदी की उद्गम स्थान होती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल स्थित है, सही आंसर है ब्रह्मगिरी से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। कावेरी नदी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच में है? विवादित स्थल हुआ ये कर्नाटक और तमिलनाडु में। किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं? कावेरी को। याद रखेंगे दक्षिणी भारत की नदी किसको कहते हैं? कावेरी। और दक्षिणतम भारत की नदी को किसको कहते हैं? दक्षिणी भारत जो कावेरी और दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? तो उस समय आपको गोदावरी करना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वरम। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कावेरी आंसर कर दीजिएगा। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर की पठार से। याद रखेंगे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से। विश्व का प्रियतम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। और मानस सुंदरबन डेल्टा जिसको कहते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। सोन और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और सोन नदी जो है दक्षिण से जाकर के गंगा में बिहार में जाकर के प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत का सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? बड़ी नदी गोदावरी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? कावेरी, गंगा, महानदी। याद रखेंगे भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी ये सभी हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? सही आंसर है देवप्रयाग में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मान सरोवर जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले दोस्तों अब देखने जा रहे हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। याद रखेंगे लगातार देखते रहिए हमारे साथ। प्रश्न है कि शुरुआत करते हैं नदी एवं बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी। और भारत का सबसे लंबा कह दिया जाए तो हीराकुंड हो जाएगा। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलांगना। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना के। उसके बाद है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते चलते हैं। मेटूर बांध अवस्थित है तमिलनाडु में। और कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। आगे देंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। कोयना बांध महाराष्ट्र में और हीराकुंड बांध जो है महानदी में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? वो चंबल नदी पर है। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? चंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथान बाल पहाड़ी एक तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है बराकर पर। मेट्टरू बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य पर बनाया गया जा रहा है? कृष्णा और कर्नाटक। आगे देखेंगे नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ कि हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा उसी को हम लोग कर रहे हैं। आप लगातार इसको 2-3 बार, अभी समय है आपके पास, 2-3 बार अगर आपने देख लिया ना तो फिर सारा खेल खत्म भूगोल से संबंधित। आगे देखते हैं भारत की झीलों के बारे में। आगे देखते हैं भारत की झीलों में सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील
ये लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपुर में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुल्लर झील। और उसके बाद उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। उसके बाद प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सांबर झील जो है किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा यह राजस्थान में उपस्थित है। आगे है वेम्बानंद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय नदी कहाँ किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अभी तुरंत बताया गया है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। यहाँ पर जाने पर बहुत मज़ा आया था, मैं तो जाकर के देखा, बहुत मज़ा आया था। वो तिरंगा झंडा वहाँ पर जो लगी हुई है एकदम विशालतम, मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। दोस्तों अगर झील से संबंधित ये क्या होते हैं, लैगून झील कौन होते हैं, प्राकृतिक झील, इस सब के लिए वीडियो हम पहले उपलब्ध करा दिया आज 1-1.5 साल पहले, बट कोई बात नहीं। नागिन झील जो भी सामने पड़ा हुआ है उसको देखें। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। नाग नागिन से संबंधित कहीं पर क्वेश्चन पूछ दे तो जम्मू कश्मीर आप बेहिचक आंसर कर दीजिएगा। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुदी। भारत में विशालतम लैगून झील कौन सा है? चिल्का लैगून। याद रखेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाता है झील वगैरह। अब हम देखने जा रहे हैं भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि भारत के जलप्रपातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न कहता है, देखेंगे ध्यान से, प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। विश्वविख्यात जोग एवं गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में उपस्थित है। आगे प्रश्न है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नाम नया क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कावेरी नदी हो जाएगी। आगे प्रश्न है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह गोकक में। और हुंड्रू जलप्रपात नदी निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। भारत में आगे प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात, ये आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा, आगे देखते चलेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात में। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस का अधिवेशन किया था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा में। और सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा। भूगोल के आधे कंटेंट पर हम पहुंच चुके हैं और भूगोल के आधे कंटेंट के बाद अगला वीडियो हम अगला पार्ट कल आपको उपस्थित करा देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज होने लगिएगा। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में इसको देख लेंगे, 8 हो जाएगा, 8 कंटेंट और रहेगा जिसके हम वीडियो कल उपलब्ध करा देंगे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? भाखरा नांगल परियोजना, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन कहता है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? केरल एवं तमिलनाडु के बीच में। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। मयूराक्षी परियोजना से जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड जो हैं लाभान्वित होते हैं। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? मचकुंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में ताप्ती नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। और उसके बाद इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होने राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, वहीं पर लोकटक झील भी है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के। रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार के सिंचाई होती है।
एक बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। भाखड़ा नांगल्स परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल्स परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग जो होते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है और तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन से है? पराम्बिकुलम और अलियार। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग जलप्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात। कोयना जल परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित होती है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु अब लास्ट की तरफ हम लोग भाग ही रहे हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? महानदी को। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रवाह। आगे बढ़ते चलते हैं। काकरापाड़ परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। गंडक परियोजना जो है, आगे क्वेश्चन कहता है कि गंडक परियोजना किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। और टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी। आगे है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी जो है 8 बिंदु, हम जो 16-17 बिंदुएं हैं उसमें से 8 बिंदु जो है हम आज पूर्ण कर चुके हैं। कल 8 बाकी के बिंदुओं को हम आपके लिए उपस्थित करा देंगे और पूर्ण आप समझिए, इसको थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे भूगोल की जहाँ तक बात है। शुक्रिया।